बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त मोहम्मद शुएब अख्तर, टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एनटीएस नेशनल सर्टिफाइड असेसर की एक सीरीज लेक्चर्स की सीरीज का आगाज किया था, जिसके 5 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आज इसका 6th लेक्चर है। जिन लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाके पिछले लेक्चर्स देख लें, ताकि जो पिछला जो जो जिसे हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं वो भी उन्हें अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। इससे पहले मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, तमाम उन लोगों तक पहुंचा दें जिन्होंने नेशनल सर्टिफाइड असेसर का टेस्ट देना है एनटीएस का, ताकि वो इससे ज़्यादा इस्तेफादा कर सके। तो चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या है। आई होप आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, नजर आ रहा होगा आपको। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 6 है, एफटीटीसी नेशनल सर्टिफाइड असेसर एनटीएस टेस्ट। टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कस करने हैं वो हैं व्हाट इज असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स, क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी कैब, एक्रीडेटेड असेसमेंट सेंटर्स, सर्टिफाइड असेसर्स, और प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट और रूल्स ऑफ एविडेंस। तो देखते हैं जी वन बाय वन कि सबसे पहले हमारे क्या, आज हमने क्या पढ़ना है। व्हाट इज असेसमेंट? A process in which evidence is gathered and evaluated against agreed criteria in order to make a judgment of a competence for a development or a recognition purposes। तो असेसमेंट क्या है जी? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एविडेंस को गैदर किया जाता है और उसको फिर एवेलुएट किया जाता है एग्रीड क्राइटेरिया या बेंचमार्क के अगेंस्ट, ताकि जजमेंट दी जा सके कि कोई शख्स, कोई कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है। और ये जो जजमेंट दी जाती है, ये इसका जो पर्पस होता है, ये दो तरह के पर्पस होते हैं। एक होती है डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए असेसमेंट की जाती है और दूसरी रिकग्निशन पर्पसेस के लिए की जाती है। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे कि डेवलपमेंट पर्पसेस क्या होते हैं और रिकग्निशन पर्पसेस क्या होते हैं। तो अगेन असेसमेंट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एविडेंस को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और जो आपने एविडेंस को कलेक्ट किया है उसको फिर एवेल्युएट किया जाता है अगेंस्ट एग्रीड क्राइटेरिया या एग्रीड बेंचमार्क इन ऑर्डर टू मेक जजमेंट, जजमेंट देने के लिए कि कोई बंदा कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंट नहीं है। अब सवाल ये होता है कि एविडेंस कौन से होंगे और कहाँ से इकट्ठे करने हैं। तो एक सर्टिफाइड असेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने एविडेंस को कलेक्ट करना होता है, और एविडेंस देने किसने होते हैं? एविडेंस प्रोवाइड करने होते हैं कैंडिडेट ने। तो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने एविडेंस को जनरेट करना होता है, उसने एविडेंस को शो करना होता है किसको? अपने असेसर को। और असेसर का काम क्या होता है? उस एविडेंस को कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, और फिर उसको एवेल्युएट करना है किसके अगेंस्ट, कौन से क्राइटेरिया के अगेंस्ट। वो क्राइटेरिया जो इंडस्ट्री ने हमें दिया है, वही कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स, वही परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वही परफॉर्मेंस बेंचमार्क जिनके मुताबिक किसी काम को करना इंडस्ट्री ने डिफाइन किया हुआ है, उनके अगेंस्ट उसको जज किया जाता है। अगर तो किसी कैंडिडेट ने उस काम को उस क्राइटेरिया के मुताबिक किया है जो कि इंडस्ट्री ने डिफाइन किया है, तो फिर असेसर जो है वो अपनी जजमेंट देता है कि ये कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है या ये कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसके पर्पसेस दो हैं जी, एक डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए की जाती है और एक रिकग्निशन पर्पसेस के लिए की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब कॉम्पिटेंसी क्या होगी फिर? तो व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट? उसको, वो जो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो एक डेफिनेशन थी असेसमेंट की, जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में भी असेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब अगर हम इसको जरा ओवरऑल देखें कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, तो द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज, एक ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हर तरह की रेंज, फुल रेंज इस्तेमाल की जाए, दैट क्लैरिफाई द कैंडिडेट टास्क, जिसमें कैंडिडेट्स के स्किल्स को, नॉलेज को और एटीट्यूड को जो है वो क्लैरिफाई किया जाए अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी
किसकी एक स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट डिफाइंड बाय द इंडस्ट्री एंड सेट डाउन इन कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में जो बात की थी कि एक फुल रेंज एक्टिविटी, एक पूरा एक एक्टिविटी, एक फुल रेंज एक्टिविटी से मुराद ये है कि एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी कैंडिडेट के स्किल को, नॉलेज को और एटीट्यूड को इंडस्ट्री के सेट डाउन या इंडस्ट्री के डिफाइन स्टैंडर्ड के मुताबिक या कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको एवेल्युएट किया जाए, असेस किया जाए। तो ऐसी असेसमेंट को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कहेंगे। याद रखें, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब भी कॉम्पिटेंसी की बात आएगी तो कॉम्पिटेंसी को जब भी हमने डिफाइन करना है तो उसमें नॉलेज को, स्किल्स को और एटीट्यूड को जरूर जो है उसको शो करना है। तो हमने ये कहा कि एक ऐसी एक्टिविटी, एक फुल रेंज ऑफ एक्टिविटी जिसमें तमाम तर एविडेंस को, तमाम तर फैसिलिटीज को बरोकार लाते हुए किसी कैंडिडेट के नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड को क्लैरिफाई किया जाता है, जज किया जाता है, असेस किया जाता है अगेंस्ट ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे बेंचमार्क, ऐसे क्राइटेरिया के जो कि किसी इंडस्ट्री ने सेट डाउन किया हुआ है, जिसे हम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसे मेथड को हम क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। एक्रीडेटेड असेसमेंट। अब सवाल ये है कि असेसमेंट का तो हमें पता चल गया, असेसमेंट को कौन ऑर्गेनाइज कर सकता है, कौन हेल्ड करा सकता है? तो याद रखें, नेफ्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त 12 जो है वो क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी हैं। क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसकी अथॉरिटी ये है, उसका मैंडेट ये है जो कि असेसमेंट को कंडक्ट करा सकता है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के बाद जो सर्टिफिकेशन होता है वो क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी ने देना होता है, और क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी ही असेसमेंट्स को जो है वो कंडक्ट कराती है। तो अगर मैं पहले आपको देखूं तो पंजाब की मैं बात करता हूं, तो पंजाब के अंदर 3 जो है क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी है। पहला है जी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, और तीसरा है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। तो जो पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसकी जो मैंडेट है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक है। इसी तरह TTB पंजाब जो है उसका लेवल 1 से 4 तक है, और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल का भी जो मैंडेट है वो वोकेशनल सर्टिफिकेशंस तक है, लेवल 1 टू लेवल 4 तक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसका मैंडेट लेवल 1 टू लेवल 5 है, लिहाजा ये लेवल 1 टू लेवल 5 के असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकता है। डिप्लोमा भी लेवल 5 में आता है, आप जानते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा लेवल के दोनों के सर्टिफिकेशन कर सकता है KP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसी तरह ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड का जो मैंडेट है वो लेवल 1 से लेवल 4 तक है। आजाद जम्मू कश्मीर ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड AJK TTB, इसका भी जो लेवल है वो लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक है। बलोचिस्तान ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, इसका भी जो लेवल है वो लेवल 1 से लेवल 4 तक है। इसी तरह सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची, ये भी लेवल 1 से लेवल 5 तक का बोर्ड है, और इसमें भी डिप्लोमा कवर होता है, और इसको भी लेवल 1 से लेवल 5 के लिए मैंडेट है, ये असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है। ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड कराची, इसका भी मैंडेट लेवल 1 से लेके लेवल 4 तक है, और ये भी लेवल 4 तक की असेसमेंट कर सकते हैं। नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन NFTTC इस्लामाबाद, नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो इस्लामाबाद, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूटेक इस्लामाबाद। इन तीनों के बारे में मैं आपको तफसील से बता देता हूं कि NFTTC ने अभी तक कोई भी डिप्लोमा लेवल की असेसमेंट कंडक्ट नहीं की, लिहाजा इसको हम नहीं कह सकते कि ये लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक का बोर्ड है, क्योंकि ऐसी कोई असेसमेंट कंडक्ट नहीं है, और ये कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जिस एक्ट ने इसको अथोराइज किया हो कि ये लेवल 5 यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की कोई भी सर्टिफिकेशन कर सके। इसी तरह नेशनल NTB नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, ये भी लेवल 1 से लेवल 4 तक की असेसमेंट करता है, ये भी लेवल 5 की इसने असेसमेंट नहीं की, और अभी ये NTB और NFTTC आपस में जम हो गए हैं और ये एक ही इदारा बन गए हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद ने भी अभी तक कोई भी लेवल 5 यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का कोई भी इम्तिहान कंडक्ट नहीं किया। तो इसके बारे में भी अभी यही है कि ये लेवल 1 से लेवल 4 तक की असेसमेंट कंडक्ट कर रहा है, अभी तक कोई लेवल 5 की असेसमेंट कंडक्ट नहीं की। वंस इस
के एक्ट में इसको अलाउ कर दिया जाएगा, और आईबीसीसी और दूसरे इदारे इसको अगर अथोराइज कर देते हैं लेवल 5 की, तो ये लेवल 5 की असेसमेंट कंडक्ट कर सकता है। तो ये तमाम बोर्ड हैं जो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अपनी जुरिस्डिक्शन के हवाले से, अगर पंजाब की जो जुरिस्डिक्शन है तो पंजाब में है, सिंध की सिंध में, एजे बलोचिस्तान और नेशनल के अगर इदारे हैं हमारे, तो उनकी तमाम की जो जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन में ये अपनी अपने एरिया में असेसमेंट्स को कंडक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी इदारा अगर असेसमेंट कंडक्ट करता है वोकेशनल सर्टिफिकेशंस की या डिप्लोमास की, तो उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं शुमार की जाएगी। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट सिर्फ यही इदारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं। Who is assessor, who is assessee, who and what is assessment center? Assessor कौन है जी? Assessor is a person who is assessing the candidate with the help of the evidence guide and competency standard. मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टूल्स हैं, जिनको नेशनल टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखें कि नेफ्टीटीसी ने तब कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के लिए एविडेंस गाइड्स बनाई हैं। वो एविडेंस गाइड्स बेसिकली उन्हीं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर मुश्तमिल होती है, उन्हीं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल होती है, जिनको बुनियाद बना के, जिनको टूल बना के हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। तो असेसर कौन होता है? असेसर वो होता है जो कैंडिडेट को एविडेंस गाइड की हेल्प से कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड के मुताबिक असेसमेंट कंडक्ट करता है। और इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी है कि ये असेसमेंट को जो एविडेंस को कलेक्ट करेगा। दे आर सर्टिफाइड बाय टीटीबी बीटीई अंडर नेफ्टीटीसी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब वो ये कहता है कि जो असेसर होगा वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से या क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी से आप कह सकते हैं, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से जो कि नेफ्टीटीसी के अंडर आते हैं, उनसे सर्टिफाइड होगा। अब सर्टिफाइड असेसर के लिए जरूरी है वो नेफ्टीटीसी या किसी क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी से सर्टिफाइड होगा, उसे एक असेसर कोड मिलेगा। जिनको क्वालिफाइड असेसर या रजिस्टर्ड असेसर या नेशनल सर्टिफाइड असेसर डिक्लेयर किया जाएगा एक स्पेसिफिक कोड के तहत, सिर्फ वही लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। और असेसर जो सर्टिफाइड असेसर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एविडेंस को कलेक्ट करेगा, ऑफ कॉम्पिटेंसी के जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करेगा और जजमेंट देगा। जजमेंट कैसे देगा? जब एविडेंस कलेक्ट कर लेगा तो उन एविडेंस को एवेल्युएट करेगा अगेंस्ट किसके जी? बेंचमार्क के। कौन से बेंचमार्क? जो इंडस्ट्री ने बनाए हैं, जो कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स पे डिफाइन किए गए हैं, उसके मुताबिक ये उसको जज करेगा, और जज करने के बाद अपनी जजमेंट देगा, अपना डिसीजन देगा कि ये आया कि ये बंदा, ये कैंडिडेट कॉम्पिटेंट है या ये कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके जी। असेसी, असेसी इज अ कैंडिडेट। याद रखें कि असेसी कौन होगा? वो कैंडिडेट जो असेसमेंट में अपीयर होने के लिए आया है उसे हम कहते हैं ये असेसी है, ये कैंडिडेट है जिसका इम्तिहान कंडक्ट किया जाना है, जिसकी असेसमेंट कंडक्ट की जानी है। तो असेसी क्या है जी? कैंडिडेट परफॉर्म्स कॉम्पिटेंटली टू द स्टैंडर्ड इन द वर्कप्लेस अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ असेसर। तो इसकी क्या जिम्मेदारी है कि इसने एक तो सुपरविजन जो है, असेसर जो सर्टिफाइड असेसर है उसकी सुपरविजन में असेसमेंट्स कंडक्ट करनी है, और दूसरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि इसने अब जो असेसमेंट के दौरान एविडेंस को जनरेट करना है, वो तमाम तर परफॉर्मेंस करके दिखानी है, शो करके दिखानी है, उसके एविडेंस देने हैं कि उसको ये काम आता है। एविडेंस को जनरेट करना जो है वो कैंडिडेट का काम है, और असेसर का काम क्या है? उन जनरेट शुदा एविडेंस को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, और उसको बेंचमार्क जो उसको दिए गए हैं, एग्रीड बेंचमार्क जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसको एवेल्युएट करके जजमेंट देना, ये असेसर की जिम्मेदारी है। अभी एक सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो अक्सर पूछा जाता है कि असेसमेंट में स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। तो याद रखें जो जो लोग असेसमेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम जो हैं वो स्टेक होल्डर होंगे। तो स्टेक होल्डर में असेसमेंट में कौन कौन होंगे? सबसे पहले कि आप देखें कि जिस इदारे ने असेसमेंट को कंडक्ट करवाया, यानी क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी जो है वो कोई भी हो सकती है, 12 में से जो मैंने अभी जिक्र किया उनमें से कोई भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका स्टेक होल्डर नंबर 1 है। स्टेक होल्डर नंबर 2 असेसर है। क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी सर्टिफाइड असेसर को
नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है सर्टिफिकेशन के लिए कि आप जाके इस इम्तिहान कंडक्ट करें और जो बंदा कॉम्पिटेंट है उसको डिक्लेयर करें। तो नंबर 2 जो स्टेक होल्डर होगा वो असेसर होगा। नंबर 3 जो स्टेक होल्डर होगा वो असेसमेंट सेंटर होगा, जिसको क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी जो है वो एक्रीडेट करेगी कि ये असेसमेंट सेंटर इस क्वालिफिकेशन की, इस ट्रेड की, इस कोर्स के असेसमेंट का अहल है, यहाँ पे असेसमेंट कंडक्ट की जा सकती है। तो उसका वो नोटिफिकेशन करता है कि ये एक्रीडेटेड असेसमेंट सेंटर है और उसी एक्रीडेटेड सेंटर में ही असेसमेंट को कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। उसमें क्या होता है, उसमें वो जाके उसके लैब्स वगैरह को चेक करता है, सामान वगैरह को चेक करता है, अगर तो तमाम तर सहूलियात, तमाम तर फैसिलिटी अवेलेबल है उस असेसमेंट की, उस ट्रेड की, उस कोर्स की, उस क्वालिफिकेशन की, तब तो क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी उसे एक्रीडेटेड असेसमेंट सेंटर डिक्लेयर करता है। अगर वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता तो वो एक्रीडेटेड असेसमेंट सेंटर नहीं होता और वहाँ पे सीबीटी असेसमेंट कंडक्ट नहीं की जा सकती। तो एक्रीडेटेड असेसमेंट सेंटर जो है वो स्टेक होल्डर नंबर 3 होगा। और स्टेक नंबर होल्डर नंबर 4 जो है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि आके आपके असेसमेंट को गाहे बगाहे चेक करते हैं कि इसकी जो असेसमेंट है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक की जा रही है। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी आपका स्टेक होल्डर है। नंबर 5 पे जो है वो है नेफ्टीटीसी, जो कि आपकी रेगुलेटर बॉडी है, जो कि मॉनिटरिंग करती है कि असेसमेंट जो है वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडक्ट की जा रही हैं। तो उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो कमी बेशी तो नहीं की जा रही क्वालिफिकेशन बॉडी की तरफ से, असेसर की तरफ से। और लास्ट नंबर पे आता है असेसी या कैंडिडेट, जिसने असेसमेंट कंडक्ट करनी होती है, यानी जिसने असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है। ये तमाम लोग जो हैं वो किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं। तो आपने याद रखना है कि स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो वो लोग जो के असेसमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो असेसमेंट के स्टेक होल्डर कहलाते हैं। ओके जी, अभी हमने बात की थी कि असेसमेंट की पर्पस, दो तरह के हमने पर्पस पढ़े थे। पहला पर्पस पढ़ा था वो हमने उसको उसको हमने कहा था कि ये डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए होती है। तो डेवलपमेंट पर्पस क्या होते हैं? ऐसे पर्पस जिसमें हम असेसमेंट को अपने कैंडिडेट को डेवलप कर रहे होते हैं फाइनल असेसमेंट के लिए। उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और हम जो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम सेशनल मार्क्स लेते हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं एंड प्रोविजन होती है इमीडिएट फीडबैक। इससे मुराद, अगर मैं आपको बताऊं कि असेसमेंट की टाइप्स कितनी है, तो आपने इस पे फोकस ये करना है कि असेसमेंट की दो टाइप्स हैं। हमने असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। तो असेसमेंट की दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, खुसूसियात थी, जिसको हमने कहा था एक क्राइटेरियन बेस्ड और एक रेफरेंस बेस्ड या जजमेंट या एविडेंस बेस्ड जजमेंट। तो ये क्राइटेरिया था, सॉरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये खुसूसियात थी। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टाइप्स पढ़ रहे हैं कि असेसमेंट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो असेसमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या डेवलपमेंट असेसमेंट कहते हैं, दूसरे को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं या इंटीग्रेटेड असेसमेंट कहते हैं या फाइनल असेसमेंट कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती हैं वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए की जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा होता है वही करता है। वो जो मिड टर्म आपके लेता है, सेशनल मार्क्स लेता है, सरप्राइज टेस्ट लेता है, वीकली टेस्ट लेता है, वो जो क्लास के अंदर जो आपके जांचने के लिए, आपकी तैयारी के करवाने के लिए, आपको तैयार करने के लिए, ताकि आप फाइनल असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो क्लास टीचर आपकी, क्लास इंस्ट्रक्टर आपकी जो असेसमेंट कंडक्ट करता है उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट या डेवलपमेंट असेसमेंट। ये कंटिन्यूस असेसमेंट होती है, ये बार बार असेसमेंट आपकी वो करता है, पहले एक चैप्टर की, फिर दूसरे कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड की, फिर तीसरे चैप्टर की, फिर दरमियानी, फिर जैसे वो मुनासिब समझता है वो आप लोगों की तैयारी करवाता है। कंटिन्यूसली ये बार बार असेसमेंट कंडक्ट की जाती हैं और इसमें वो इमीडिएट फीडबैक भी देता है। याद रखें, फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक लाजमी दिया जाता है। अगर कोई बच्चा कहीं पे उसकी वीकनेस है तो उसमें उसका क्लास इंस्ट्रक्टर हाईलाइट करता है कि बेटा आप यहाँ पे वीक हो, उस पर आपको काम करने की जरूरत है ताकि आप फाइनल असेसमेंट में परफॉर्म कर सकें। और इसको हम फीडबैक डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए कहा कहते हैं, इसको हम फीडबैक असेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें क्लास इंस्ट्रक्टर जो है वो कंटिन्यूसली अपने बच्चों की असेसमेंट के साथ साथ उनको फीडबैक भी दे रहा होता है।
दूसरी जो टाइप्स है वो उसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होती है? फाइनल असेसमेंट होती है जो कि कोर्स के एंड पे जो फाइनल इम्तिहान जो बाहर से एक्सटर्नल असेसर आके, सर्टिफाइड असेसर आके एक जो है फाइनल असेसमेंट कंडक्ट करता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपको फाइनल सर्टिफिकेट दिया जा सके, आपको फाइनल अथोराइज किया जा सके कि आपने लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के इम्तिहान दिया और उसमें आप कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हो गए। और इसका मकसद क्या होता है? ये आपकी रिकग्निशन करती है कि यू आर नाउ एलिजिबल टू डू जॉब इन इंडस्ट्री। ठीक है, आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बन गए हैं, आप एक अच्छे कुक बन गए हैं, तो ये आपकी स्किल्स को रिकग्नाइज करती है और आपको सर्टिफिकेट देती है। और ये भी आपका एक काम है कि आपको हायर एजुकेशन में भी मदद देती है। अगर आपने लेवल 2 का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पास कर लिया है तो ये भी एक उसकी उसकी रिस्पॉन्स है, उसका पर्पज है कि वो अगर आप लेवल 3 में पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प आउट करती है। तो फाइनल असेसमेंट बेसिकली आपका अब जो है वो उसको हम उसके इंटीग्रेटेड असेसमेंट भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड जो असेसमेंट है उसका मतलब ये होता है कि ये कलेक्टिव असेसमेंट होती है, तमाम कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स को मिला के फाइनल असेसमेंट कंडक्ट की जाती है। किसी क्वालिफिकेशन की असेसमेंट को हम कहते हैं कि ये जो असेसमेंट है ये समेटिव असेसमेंट या इंटीग्रेटेड असेसमेंट या फाइनल असेसमेंट है। पर्पज मैंने आपको बता दिया कि इसका पर्पज रिकग्निशन करना होता है, आपकी स्किल्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, और आपको आगे अगर आपने पढ़ना है या आपकी प्रोग्रेशन करनी है, वर्टिकल प्रोग्रेशन करनी है, तो इसमें भी ये आपकी हेल्प करती है। ये इसका बेसिक पर्पज होता है। ओके जी, मैं जरा जल्दी से पढ़ देता हूँ। मैंने आपको बता दिया पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है। असेसमेंट के मैंने बताया था दो तरह के पर्पस होते हैं। एक पर्पस इसका था कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए की जाती है, जिसे हम सेशनल असेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें आपको सेशनल मार्क्स मिलते हैं, क्लास टीचर क्लास इंस्ट्रक्टर कंडक्ट करता है। और दूसरी हमने पढ़ा था कि रिकग्निशन के लिए की जाती है। द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट असेसमेंट इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट फीडबैक हाउ दे आर गोइंग। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि उसमें आपको कंटिन्यूस फीडबैक दिया जाता है। The aim is to help students improve their performance and make their next piece of assessed work better. इसका मकसद ये होता है कि ये आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ताकि वो नेक्स्ट पीस ऑफ वर्क से मुराद ये है कि वो अपने फाइनल असेसमेंट के लिए तैयार हो सके, उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। इट इज डेवलपमेंट इन नेचर। ये डेवलपमेंट नेचर की के लिए होती है कि हम अपने कैंडिडेट को डेवलप कर रहे होते हैं, उसकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर रहे होते हैं फॉर द फाइनल असेसमेंट। हैंस द टर्म डेवलपमेंट असेसमेंट इज यूज्ड सम टाइम। ठीक है, तो ये आपकी इसको हम कहते हैं, ये इसका पर्पज है असेसमेंट का, डेवलपमेंट पर्पज। द फीडबैक स्टूडेंट रिसीव द की कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट असेसमेंट। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि जो आपकी डेवलपमेंट असेसमेंट्स होती हैं, इसका पर्पज ये होता है कि कंटिन्यूस फीडबैक बच्चों को मिल रहा होता है, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, कौन सी उसकी वीकनेस है, ताकि वो उन चीजों को तैयार करें और फाइनल असेसमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके। फीडबैक इज इंटेंडेड टू हेल्प them identify weakness and build on strength, improve quality and their next piece of assessment. The focus should be on the comment of the improvement, not marks, and awarding the marks in the development assessment can actually be center productive. तो इसमें ये वो कहता है कि इसका मकसद सिर्फ कोई मार्क्स देना, कोई ग्रेड देना नहीं होता। डेवलपमेंट पर असेसमेंट का, सेशनल असेसमेंट में आप जो बच्चों को सिर्फ आप उसको तैयार कर रहे होते हो। अगर कोई मार्क्स कोई देता है तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी वीकनेस है, आपकी फुली तैयारी नहीं हुई। जब तक आप फुली तैयार नहीं होते, आप जो है वो अपनी फाइनल असेसमेंट के लिए काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। लिहाजा उसमें बार बार फीडबैक और ये चीजें ऐड की जाती हैं, ताकि बच्चे की वीकनेस को हाईलाइट किया जा सके और उसकी स्ट्रेंथ को भी हाईलाइट किया जा सके और वीकनेस पे काम किया जा सके, ताकि वो अच्छे से अच्छा अपने फाइनल असेसमेंट में काम परफॉर्म कर सके। ओके जी, असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, समेटिव असेसमेंट या फाइनल असेसमेंट। तो इसमें मैंने आपको बताया कि द अदर की पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू गैदर एविडेंस टू मेक जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट्स लेवल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्पेसिफाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स आर यूजुअली असेस्ड एट द एंड ऑफ द एलिमेंट ऑफ द लर्निंग सच एज द एंड ऑफ मॉड्यूल। जैसे कि मैंने बताया कि ये एंड ऑफ मॉड्यूल या एंड ऑफ कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड या एंड ऑफ क्वालिफिकेशंस के जो है फाइनल असेसमेंट कंडक्ट की जाती है। सच दे आर अवॉर्डेड रिजल्ट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ अचीवमेंट, कॉम्पिटेंट नॉट येट कॉम्पिटेंट। यस, इसमें आप डिसाइड करते हो कि बच्चा कॉम्पिटेंट है या ये नॉट येट कॉम्पिटेंट है। याद रखें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में आप पास फेल नहीं करते, ना एवरेज होती है, ना ग्रेड होते हैं, ना मार्क्स होते हैं। इसमें दो ही आपके स्टेटस होते हैं, या तो आप कॉम्पिटेंट हो या आप नॉट येट कॉम्पिटेंट हो। तो आपने हमेशा कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में जो भी इस्तेलाहात यूज करनी है, अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो वो कॉम्पिटेंट है, अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो वो नॉट येट कॉम्पिटेंट है। नॉट येट कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि वो अभी क्वालिफाई नहीं है, अगर दोबारा वो रीअसेसमेंट में या दोबारा तैयारी करके आता है तो वो क्वालिफाई हो सकता है।
Okay, this judgment summative process formally provides the evidence to verify, certify which students may progress in the next level of their studies. मैंने आपको बता दिया इसका मतलब जॉब हासिल करना होता है, इसमें आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसमें आपको आप सर्टिफाई करते हैं फाइनल असेसमेंट के दौरान कि इस बच्चे को आप नेक्स्ट लेवल में एडमिशन दे दें। ये इसके हायर स्टडीज के लिए भी एक पर्पस होता है असेसमेंट का, फाइनल असेसमेंट का। तो बच्चा फाइनल असेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो उसकी स्टडीज है उसमें भी जाके एडमिशन ले सकता है। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, याद रखिए प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट क्या है, कि जब भी आपने असेसमेंट कंडक्ट करनी है तो उसमें इन प्रिंसिपल्स का ख्याल रखना है। आपकी जो असेसमेंट है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करनी चाहिए। क्या है जी पहला प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले है ओपन या ट्रांसपेरेंट। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो असेसमेंट है, वो द ओवरऑल प्रोसेस शुड बी ओपन और ट्रांसपेरेंट। आपका जो असेसमेंट है वो ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और द कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड द असेसमेंट प्रोसेस। आपके स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है असेसमेंट का वो क्या होगा। द कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड हिज रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द असेसमेंट प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ रोल प्लेयर इन द प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो असेसमेंट है उसमें आपने अपने एसएससी को बताना है कि आपका रोल एज असेसर क्या है और एसएससी का रोल क्या है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स हैं असेसर के हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स एसएससी के हैं, तो आपने उसको डिफाइन करना, बताना है। और स्टेक होल्डर के बारे में भी बताना है। अगर कोई मॉनिटर, कोई वेरीफायर, कोई ऑब्जर्वर बाहर से आके आप मॉनिटर करता है आपके असेसमेंट के प्रोसेस को, तो ये भी आपने चीजें उसको बतानी है कि भाई नेफ्टीटीसी से कोई लोग आ सकते हैं, क्वालिफिकेशन वार्डिंग बॉडी से कोई लोग मॉनिटर करने, ऑब्जर्व करने आ सकते हैं हमारी असेसमेंट को। इंडस्ट्री से कोई वेरीफायर आ सकता है जो कि आके चेक करेगा कि क्या तमाम असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अगर आप तमाम तर इंफॉर्मेशन जो जो आपने असेसमेंट में करना है अपने बच्चों को, अपने कैंडिडेट्स को बताते हैं अपने, तो इस तरह ये जो प्रोसेस होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा तमाम लोगों के लिए और ये ओपन होगा तमाम लोगों के लिए। ठीक है जी। तो आपने ख्याल रखना है अपने असेसमेंट में, आपकी असेसमेंट जो है वो ओपन होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। किसी के साथ कोई ऐसी चीज ना हो कि इसका किसी को पता ना हो या किसी खास ग्रुप को पता हो बाकी लोगों को ना पता हो। तो ये ओपन होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड गिवन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। अगर आपने क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक इम्तिहान कंडक्ट किया है लाहौर में और एक मुल्तान में किया है, और किया भी टाप्टा में है या पीवीटीसी में किया है, तो एक ही कॉन्टेक्स्ट है, एक ही इम्तिहान है, एक ही क्वालिफिकेशन अवार्डिंग बॉडी कंडक्ट करने जा रही है, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी उसमें कंसिस्टेंसी किस तरह होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी दो तरह से हो सकती है। कंसिस्टेंसी एक तो होती है जिसे हम कहते हैं सिचुएशनल बेस, यानी कॉन्टेक्स्ट, एक सेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक जैसे रिजल्ट हो। और दूसरा ये होता है कि एक असेसर का रिजल्ट भी जो है वो एक ही हो। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि असेसमेंट में कंसिस्टेंसी से मुराद ये होता है कि अगर एक असेसर मिस्टर शोएब जो है वो मुल्तान में जाके इम्तिहान कंडक्ट करता है पीवीटीसी के किसी वीटीआई में इलेक्ट्रिकल लेवल 2 के लिए, और वो अपना एक रिजल्ट दे देता है और उसमें वो एक बच्चे को कॉम्पिटेंट करके आता है। अब वो मुल्तान के बाद लाहौर में आके जब इम्तिहान कंडक्ट करता है तो वही एविडेंस जो मुल्तान वाले बच्चे ने दिए थे, वही एविडेंस सेम जो है वो लाहौर वाले बच्चे ने दिए होते हैं। और इंस्टीट्यूट भी वीटीआई का, कॉन्टेक्स्ट भी एक है, इंस्टीट्यूट के सारे जो रूल्स रेगुलेशन भी वही हैं, बच्चे की तैयारी भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पे हुई है जिस जैसे ही मुल्तान में हुई थी, और उन्हीं एविडेंस की बेस पे वो लाहौर में आके किसी बच्चे को जो है वो नॉट येट कॉम्पिटेंट कर देता है। तो अब क्या हुआ कि असेसर के डिसीजन में कंसिस्टेंसी नहीं पाई गई, लिहाजा इस तरह की असेसमेंट भी जो है वो प्रॉपर असेसमेंट नहीं है, वैलिड असेसमेंट नहीं होगी। तो आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो असेसमेंट होनी चाहिए वो एक जैसे कॉन्टेक्स्ट में, और एक असेसर जो है वो अपनी जजमेंट में कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। द सेम प्रोसेस अप्लाइड गिवन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, द सेम असेसर वुड मेक द सेम जजमेंट इन सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, मैंने आपको बताया सिचुएशन क्या थी, लेवल 2 का इम्तिहान था, पीवीटीसी का इम्तिहान था, और सेम जो थे उसने एविडेंस दिए थे जो मुल्तान में दिए थे और जो लाहौर में दिए थे, लेकिन मुल्तान वाले को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया, बट जो लाहौर वाला बच्चा था उसको नॉट इट कॉम्पिटेंट किया गया। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। The assessment process should be consistent to be point where a group of assessors would be make a similar judgment given a similar circumstances. दूसरी जो कंसिस्टेंसी है वो ये होती है कि
एक जो था मिस्टर अली जो था, वो रावलपिंडी में एक असेसमेंट चेक करके आता है टैफ्टा के इंस्टीट्यूट की, और उस असेसमेंट में वो किसी बच्चे को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर देता है, वो जो एविडेंस उसने कलेक्ट किए होते हैं उसकी बेस पे। और अब जो है उसी एविडेंस, उतने ही एविडेंस की बेस पे एक और असेसर जो कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है असेसमेंट कंडक्ट कर रहा है, और मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी देखें टेवटा का इंस्टीट्यूट है, और रावलपिंडी में भी टेवटा का इंस्टीट्यूट था, और लेवल 2 की असेसमेंट कंडक्ट कर रहा है। लेकिन मिस्टर अली जो है वो उन्हीं एविडेंस की बेस पे, जिन एविडेंस की बेस पे रावलपिंडी में मिस्टर शोएब ने असेसमेंट कंडक्ट की, उसको कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया, बट कोई और असेसर उसी सेम सिचुएशन में, सेम कॉन्टेक्स्ट में, सेम क्वालिफिकेशन लेवल पे, उसी एविडेंस की बेस पे, जिस एविडेंस की बेस पे रावलपिंडी में एक बच्चे को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया, कोई और असेसर उसी एविडेंस, उतनी ही एविडेंस की बेस पे किसी बच्चे को नॉट येट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर रहा है, तो ऐसी असेसमेंट को भी हम कंसिस्टेंट एविडेंस नहीं कहते, सॉरी असेसमेंट नहीं कहेंगे। तो याद रखिए कि एक असेसर जो है वो अपनी जो जजमेंट है, अपना जो रिजल्ट है, वो एविडेंस की बेस पे देता है। अगर एक एविडेंस की बेस पे एक बच्चे को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया, तो उन्हीं एविडेंस की बेस पे, उसी रिकॉर्डेड एविडेंस की बेस पे हर जगह, तमाम जगह उन्हीं मिनिमम, अगर कोई बंदा मिनिमम रिक्वायरमेंट के एविडेंस को पूरा कर रहा है, तो उसको हम कॉम्पिटेंट डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह की तमाम एविडेंस, इस तरह की तमाम असेसमेंट जो कि एक असेसर के एक जैसे एविडेंस की बेस पे दूसरा असेसर उन्हीं एविडेंस की बेस पे किसको नॉट इट कंप्लीट डिक्लेयर करता है, तो ऐसी असेसमेंट भी कंसिस्टेंट नहीं होती। तो आपकी जो असेसमेंट है वो आपकी लाजमी तौर पे जो है वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरा जो प्रिंसिपल एविडेंस का वो होता है फेयरनेस। आपका जो मेथड है शुड बी फेयर, ठीक है, किसी को फायदा नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने एक ही असूल रखना है तमाम लोगों के लिए, उसमें कोई जेंडरनेस नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजन का, किसी लैंग्वेज का, किसी रेस। रेस बेसिकली होता है आपका एक एक अगर किसी खास इलाके के लोग छोटे हैं, तो उसमें उसकी मुताबिकत से आपने उसमें कोई फर्क नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर किसी इलाके में लोग सारे छोटे होते हैं, आपका कद भी, हाइट भी छोटी है, मतलब आप चाइनीज हैं, चाइनीज में एक खास रेस के लोग हैं, या एशियन की मैं बात करूं, अगर आप किसी अफ्रीका में जाके असेसमेंट लेते हैं तो अफ्रीका के लोग डिफरेंट होते हैं, अगर आप यूरोप में जाते हैं तो उनकी रेस और है। तो उसकी बेस पे, जाहिरी शख्सियत की बेस पे, उसके रेस की बेस पे, उसके रिलीजन के बेस पे, उसके जेंडर की बेस पे, उसके लैंग्वेज की बेस पे कोई ऐसा वो नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा फर्क नहीं आना चाहिए। आपकी जो असेसमेंट है वो फेयर होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए। आपने अपनी असेसमेंट को कंडक्ट कराना है ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, एविडेंस की बेस पे आपने अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने हैं, बाकी किसी चीज का ख्याल नहीं करना। द मेथड शुड नॉट बी प्रेजेंट एनी बैरियर टू अचीवमेंट इन द मैनर इन विच द असेसमेंट इज स्ट्रक्चर्ड और क्लैरिटी इन टर्म व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट। आपके जो असेसमेंट का जो तरीकाकार है वो तमाम लोगों के लिए सेम होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, कोई ऐसी बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई कैंडिडेट ये समझे कि आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं और कोई और कैंडिडेट समझे कुछ और पूछना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आपका सिस्टम फेयर होना चाहिए, तमाम लोगों को के साथ आपने एक जैसा प्रिंसिपल, एक जैसा असूल आपने रखने हैं। तो ऐसी असेसमेंट को हम फेयर असेसमेंट कहते हैं। रूल्स ऑफ एविडेंस। अब हम देखते हैं कि जो आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो एविडेंस कैसे होने चाहिए, उनके क्या रूल्स हैं। तो नंबर 1 जो रूल्स है, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब है द मेथड इज सूटेड टू द लर्निंग आउटकम बीइंग असेस्ड। Does the method enable the assessor to collect the evidence for learning outcomes? LOS का मुराद है learning outcome। Appropriate का मतलब मैं आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूँ कि आपका जो एविडेंस होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो मुनासिब होना चाहिए, जो कि उस बच्चे की कॉम्पिटेंसी को डिक्लेयर करता हो कि यस ये बच्चा कॉम्पिटेंट है। और आपका जो आपने कलेक्ट किया एविडेंस वो अप्रोप्रिएट है। उस अप्रोप्रिएट मिनिमम एविडेंस की बेस पे, क्रिटिकल एविडेंस की बेस पे आप ये तायन कर सकते हैं कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो याद रखना है, आपने जो भी आपने एविडेंस कलेक्ट करना है तो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि आपको डिसीजन देते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एम्बिग्युइटी ना हो कि इसने ये वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपने अप्रोप्रिएट जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करना होगा। ठीक है जी। दूसरा है जी वैलिड। याद रखें, आपने जो एविडेंस कलेक्ट करने हैं वो वैलिड होने चाहिए, वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। डज द एविडेंस रिलेट टू द स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम टू बी असेस्ड।
जो आप असेस करने जा रहे हैं, जो आपने टास्क बच्चे को दिया है, जो पेपर आपने दिया है, तो आपका जो जो उस बच्चे ने आपको एविडेंस दिए हैं वो वैलिड ही होने चाहिए। ये ना हो कि आपने पूछा उससे कराची जाने का रास्ता है, वो आपको लाहौर जाने का रास्ता बता रहा है, तो रास्ता तो बता रहा है, गाड़ी भी बता रहा है, ट्रेन भी बता रहा है, एरोप्लेन भी बता रहा है, लेकिन जाना कहाँ था, कराची, वो लेके आपको लाहौर जा रहा है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जो चीज आपने पूछी है उसके मुताबिक ही आपने जवाब उससे लेने हैं, उससे मुताबिक ही आपने कलेक्ट जो एविडेंस करने हैं वो वैलिड होने चाहिए, वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क होने चाहिए। एविडेंस शुड बी अप्रोप्रिएट टू व्हाट इज बीइंग असेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस शुड बी अप्रोप्रिएट, एक तो वो मुनासिब एविडेंस हो, और वो मुनासिब एविडेंस ये भी जाहिर करता हो कि ये जो एविडेंस है जो उससे पूछा गया था उससे ही रिलेट करता है, उसके ही रिजल्ट्स को शो करने के लिए उस बच्चे ने वैलिड एविडेंस आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर वैलिड एविडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, तो ही आप जो है आपकी जो जजमेंट होगी वो प्रॉपर जजमेंट होगी, और उन्हीं वैलिड एविडेंस की बेस पे आपने अपना डिसीजन देना है कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है या ये बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है। Authentic. Can the evidence attribute the learner work? Evidence should be the candidate's own work. Authentic से मुराद ये है कि जो एविडेंस बच्चा प्रोवाइड कर रहा है उसमें अथेंटिसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अथेंटिसिटी से मुराद ये है कि वो बच्चा, वो जो काम बच्चे ने किया है वो नकल लगा के तो नहीं किया, जब आप पेपर कंडक्ट कर रहे थे किसी और बच्चे का आपको ला के तो नहीं काम दिखा रहा। तो एविडेंस जो भी होंगे, जो उसकी प्रैक्टिकल कॉपी है, जो आपने उसने उसने आपको जो प्रोजेक्ट्स दिखाए, जो अपना उसने प्रैक्टिकल की कॉपी आपको दिखाई, जो अपने उसने ऐसी कोई असाइनमेंट्स, कोई उसने प्रोजेक्ट्स, कोई ऐसा उसने वीडियोस दिखाई, जो भी एविडेंस के जो भी चीजें दिखाई, उसकी अथेंटिसिटी को आपने लाजमी चेक करना है कि ये जो चीजें, वो जो एविडेंस वो आपको दे रहा है, क्या ये एविडेंस जो है वो बच्चे के लेवल के हैं, इस क्वालिफिकेशन के लेवल के हैं, और क्या इसी बच्चे का अपना काम है ये तो नहीं है ये किसी लाहौर में हाल रोड से उठा के प्रोजेक्ट बना बनाया ला के आपको दिखा रहा है और कहता है कि मैंने ये काम किया, या किसी बड़ी क्लास का काम ला के आपको दिखा रहा है, या किसी और बच्चे का काम आपको ला के दिखा रहा है। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने एविडेंस को चेक करना है तो एविडेंस में अथेंटिसिटी को लाजमी चेक करना है कि ये काम जो है वो बच्चे का अपना काम है या किसी और का काम ये दिखा रहा है। ठीक है जी। तो और लास्ट में जो है करंट है, करंट एविडेंस होना चाहिए। करंट एविडेंस से क्या मुराद है? जब आप आरपीएल की हम बात करेंगे तो आपको आरपीएल में बहुत सारे एविडेंस दिखाए जाएंगे जो कि आपके सामने जो है वो जनरेट नहीं होंगे। तो याद रखें, जो एविडेंस की जो करेंसी होती है वो दो तरह की होती है, याद रखें। नंबर वन, एविडेंस आपका करंट तब होगा जब वो नई टेक्नोलॉजी के का जो है नई टेक्नोलॉजी से मुवाफिक होगा, वो पुरानी टेक्नोलॉजी का नहीं होना चाहिए। नंबर वन टेक्नोलॉजी, और नंबर टू उसकी वैलिडिटी ईयरली से मुराद क्या है कि वो बहुत पुराना ना हो। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, वीडियो लंबी होगी, जल्दी से इसको हम खत्म करते हैं। आपका जो एविडेंस होगा वो करंट होना चाहिए, वो पुराना नहीं होना चाहिए। अगर एक किसी के बच्चे को आप एक बच्चा आपके पास आता है और आपको एविडेंस देता है कि मैं बहुत अच्छा एथलीट हूँ, और उसकी उम्र 50 साल है, और वो कहता है मैं ये देखे मेरे पास सबूत हैं सारे, मैं मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिला, ये मेरा तस्वीर देखे, मुझे यहाँ से इनाम मिला, मैं अपने ग्रुप का, मैं अपने कॉलेज का, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा एथलीट था। लेकिन याद रखें वो कैंडिडेट जो है वो 50 साल का हो चुका है। याद रखें, अब अगर आप उसकी करेंसी चेक करेंगे, वो बहुत अच्छा एथलीट, वो बहुत बहुत अच्छा स्विमर नहीं हो सकता। बेशक उसके पास बहुत सारे एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन वो एविडेंस करंट नहीं है। तो आपने करंट एविडेंस की बेस पे बच्चे को चेक करना है, और करंट एविडेंस का म्यार जो है वो 1 साल का रखा गया है, कि विद इन ए ईयर अगर कोई बच्चा आपको कोई ऐसा प्रूफ देता है जिसकी करेंसी जो है 1 ईयर है, तो उसको आप वैलिड एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। नंबर टू जो है वो है टेक्नोलॉजी। अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग का कोई कोर्स करना है, कोई बच्चा सर्टिफिकेट मोबाइल रिपेयरिंग का आपको एविडेंस ला के देता है, और वो आपको पुराने जमाने का 1110 और 1100 और नोकिया 1110 बगैर जो टच के मोबाइल थे, एंड्रॉयड मोबाइल के अलावा आपको मोबाइल खोल के चेक करके दिखा देता है, तो आप याद रखें आपने उस पे उसके एविडेंस को मद्देनजर नहीं रखना, क्योंकि वो करंट एविडेंस नहीं है। अगर कोई बंदा डेस्कटॉप खोल के आपको दिखा देता है, लैपटॉप पे काम करना नहीं आता, अगर कोई बच्चा आपको विंडो 98 पे काम करके दिखाता है, नई विंडो पे काम करना उसमें नहीं आता, अगर कोई बंदा आपको कलर टीवी पे काम करके दिखा सकता है लेकिन एलईडीज पे, एलसीडीज पे काम करके नहीं दिखा सकता, तो ये सारी उसकी पुरानी टेक्नोलॉजी है
तो उसका जितने भी एविडेंस होंगे वो करंट एविडेंस नहीं होंगे, वो ओल्ड एविडेंस है। और आपने जब भी किसी बच्चे की कॉम्पिटेंसी को चेक करना है तो वो उसकी करंट जो है कॉम्पिटेंसी को चेक करना है। तो लिहाजा ये सारी उसकी कॉम्पिटेंसी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी वो उसकी कॉम्पिटेंसी डिक्लेयर नहीं होंगी, और आपने उसको हमेशा करंट जो है कॉम्पिटेंसी पे चेक करना है। वो एविडेंस जो कि नई टेक्नोलॉजी से, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे, उन्हीं की बेस पे आपने अपना रिजल्ट देना है, तो वो कॉम्पिटेंट या नॉट कॉम्पिटेंट होगा। तो गाइस, अगला है सफिशिएंट। सफिशिएंट से मुराद क्या होगा कि सफिशिएंट से मुराद वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप किसी बच्चे को, किसी कैंडिडेट को कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर सकें या नॉट इट कॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर सकें। तो आपने अपनी एविडेंस इतने जरूर कलेक्ट करनी है जिसकी बेस पे आप एविडेंस पे की बेस पे आप उस बच्चे को, सफिशिएंट एविडेंस आपके पास होंगे तभी आप एक अच्छी जजमेंट दे सकते हैं कि ये बच्चा कॉम्पिटेंट है या ये बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है जी कि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। और मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, जुड़े रहें टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शोएब अख्तर राव के साथ। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में और नई वीडियोस भी मिलती रहेंगी और आप इससे इस्तेफादा कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शोएब अख्तर राव मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।